नमस्कार सभी को। तो आज फिर से मैं नई वीडियो लेकर पधार चुकी हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कल के ही टॉपिक से रिलेटेड होगा। पार्ट 1 था तो आज है पार्ट 2, जिसमें जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया गया है। कल हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल, वैदिक सभ्यता का, और आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो चलो करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देखिए, वैदिक सभ्यता का विस्तार, मतलब इसका विस्तार कहाँ तक था, तो वो जगह है विदेह, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में उत्तरी भारत किसे कह सकते हैं, जैसे मैदान पर्वत हो गए, मरुस्थल, ये उत्तरी भारत का क्षेत्र है। जैसे गंगा के मैदान है, हिमालय पर्वतमाला, ये सभी उत्तरी भारत में आते हैं। ये पर्वतमाला जो है भारत को तिब्बत और मध्य एशिया से अलग करती है, पृथक करती है। तो इसको हम उत्तरी भारत करेंगे। तो इसमें जो है वो वैदिक सभ्यता का विस्तार था। आगे है उत्तर वैदिक काल के मुख्य जनपद। मतलब उत्तर वैदिक काल में ये 3 जनपद हैं, कुरु, पांचाल और काशी। कुरु को जो आज के समय में आधुनिक स्थान जो है इसका मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा, ठीक है। दूसरा है पांचाल। तो आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही होगा, महाभारत की द्रौपदी, उसका नाम भी पांचाली था। तो पांचाल ये उसके नाम पर पड़ा है, उसकी नगरी थी ये, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और थर्ड वन इज काशी, जो आप सभी जानते हैं वाराणसी और उत्तर प्रदेश में। चलो आगे पढ़ते हैं। आर्य क्षेत्र से बाहर, जो आर्य क्षेत्र से बाहर थे, ये देश हैं जो आर्य क्षेत्र से बाहर थे, इसमें नहीं थे, वो हैं अंग और मगध। ये आर्य क्षेत्र से बाहर थे। अब ये आगे ग्रंथ बताए हैं कि उत्तर वैदिक काल में इन ग्रंथों की रचना हुई। वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में तो वो है सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यकों और यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषद, इन सभी ग्रंथों की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, वैदिक सभ्यता में। तो ये आपने याद रखना है। आगे है राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह का शासन था, तो जो राजतंत्र शासन का आधार जो माना जाता था वो माना जाता था क्षेत्र। तो क्षेत्र कैसे, जैसे मान लो बहुत सारे कबीले हैं तो उनको आपस में विलीन कर दिया जाता था। आपस में मान लो मल्टीप्लाई हो गए तो बन गया जनपद। बहुत सारे कबीलों को मिलाकर जो बनता था उसको कहते थे जनपद। तो जैसे मैंने किया हुआ यहाँ पे दिखाया है कि कबीले आपस में विलीन हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, कुछ भी समझना है समझ लो, तो उसको उससे बना जनपद, ठीक है। तो राजतंत्र शासन का आधार क्या था, क्षेत्र, जनपद। आगे है राजा की निरंकुशता पर रोक। निरंकुशता एक तरह से हम कह सकते हैं कि मान लो कोई राजा है तो वो अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, तो उस पर भी कोई रोक लगाने वाला होना चाहिए ना। तो उसके लिए कौन था, सभा और समिति, जो राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी, ठीक है। आगे है राजनीतिक व्यवस्था में कर व्यवस्था भी थी। नौकरशाही का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति हुई। प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पन्न, प्रकट हुआ, ठीक है। नौकरशाही को ये मैंने डिटेल में बताया है कि नौकरशाही का क्या मतलब होता है। किसी देश या कंपनी का या संगठन, कोई देश है या कंपनी है या कोई संगठन है, उसको नियंत्रित करने की जो प्रणाली होती है, जो बड़ी संख्या में अधिकारियों द्वारा संचालित, मतलब बड़ी संख्या में मान लो अधिकारी हैं, एक ग्रुप है बहुत ज़्यादा अधिकारियों का, तो वो किसी देश या कंपनी पर कंट्रोल करती थी, नियंत्रित करती थी उसको, तो उसको हम कह सकते हैं नौकरशाही, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था की समाज किस पर आधारित था, समाज में क्या क्या था। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्त्रियों की दशा में गिरावट, मतलब स्त्रियों की जो दशा थी उसमें गिरावट थी। और दूसरा है गोत्र प्रथा। गोत्र प्रथा मान लो जैसे अभी भी ये प्रथा चलती है, जैसे कोई बेटा है, उसका आगे बेटा हुआ है तो उसका भी आगे बेटा हुआ होगा, तो बेटे के साथ शुरू होने वाली संतान, तो उसको गोत्र प्रथा कहते हैं। तो वो गोत्र चलता रहता है आगे तक। जैसे बोलते हैं ना कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी है, तो वैसे ही मतलब एक ही गोत्र में शादी नहीं करते। अगर जैसे रिश्ता भी ढूंढते हैं तो कोई देखते हैं कोई रिलेशन बन रहा है आपस में, तो वहाँ पर रिश्ता नहीं करते हैं ना, तो वो होगी गोत्र प्रथा। तो आगे है वर्ण व्यवस्था, जन्म के आधार पर। जो वर्ण व्यवस्था है वो भी जन्म के आधार पर होती है। जैसे आपका जहाँ जन्म हुआ है, अगर आप क्षत्रिय हैं
तो आपका वर्ण क्षत्रिय हुआ, है ना। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण हुआ, जो भी है, वैश्य हैं तो शूद्र। तो उस तरह का वर्ण व्यवस्था जो है वो ये वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में है। ये गोत्र प्रथा और वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई है। आगे है संयुक्त परिवार की व्यवस्था। मतलब जो फैमिलीज के लोग थे वो संयुक्त होकर रहते थे, इकट्ठे होकर रहते थे। जैसे अगर अभी ये व्यवस्था पूरी तरह से वैसे खत्म हो रही है। जैसे तीन ताया चाचा हैं तो वो आपस में संयुक्त होकर रहेंगे, एक ही परिवार में रहेंगे, ठीक है। आगे है पितृ प्रधान परिवार। जैसे मैंने पहले बताया कि जो वैदिक सभ्यता है वो पितृ सत्तात्मक है, तो उसी तरह से पितृ प्रधान परिवार है कि पिता का ज़्यादा हावी होना स्त्रियों पर, पिता का ज़्यादा कंट्रोल होना स्त्रियों पर, तो उसी तरह से पितृ प्रधान है। तो ये इस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। गोत्र प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था भी थी और पितृ प्रधान भी थी। स्त्रियों की दशा में गिरावट थी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक व्यवस्था। किसी को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जो भी शब्द, एक एक शब्द को वैसे मैं समझा ही रही हूँ, जो जिस शब्द का आपको पता ना चले वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। आगे है आर्थिक व्यवस्था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था में क्या क्या था। कृषि करते थे लोग, पशुपालन करते थे, शिल्पकारी थी, ठीक है। आगे है मुख्य आधार। जो उनका मेन आधार था, क्या था वो? कृषि था। मतलब इसी से उनका ज़्यादा आर्थिक जीवन चलता था, वो थी कृषि, ठीक है। कृषि करते थे उत्तर वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में। और शतपथ ब्राह्मण, मतलब कृषि प्रक्रियाओं का उल्लेख था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रियाओं का उल्लेख दिया गया है। व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान। अगर कोई चीज़ आपको लेनी है तो उसके बदले में भी आपको कोई चीज़ उसको देनी पड़ेगी, तो वो है व्यापार, पैसों द्वारा नहीं किया जाता था। बर्तन जो हैं बनते थे मिट्टी, और उस मिट्टी को जो, उस मिट्टी से जो बनने वाले बर्तन हैं, सॉरी, तो उसको हम कहेंगे चित्रित धूसर मृद भांड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेंटेड ग्रे वेयर PGW, ये आप याद रख सकते हैं। आगे है उत्तर वैदिक ग्रंथ। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों को श्याम अयस्वी कहते हैं, लोहे, ठीक है। इसका अर्थ है उत्तर वैदिक ग्रंथों को श्याम अयस। आगे हम पढ़ेंगे धार्मिक व्यवस्था। मतलब ये लोहे को, श्याम अयस को मतलब लोहा कहते हैं, और उत्तर वैदिक ग्रंथों में इसका मतलब चर्चा मिली है, इसका वर्णन मिला है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कौन से लोहे का वर्णन मिला है उत्तर वैदिक ग्रंथों में, तो वो है श्याम अयस। आगे है धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था में इसमें उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए हैं। कौन माने गए हैं? प्रजापति। प्रजापति कौन होता है? जो प्रजा के हित में सोचे तो वो होता है प्रजापति। ये थोड़ा इंद्र, ये नहीं लगना था, ठीक है। तो इंद्र के स्थान पर किसकी पूजा की जाती थी? सबसे प्रिय देवता कौन था? प्रजापति। तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। आपने याद रखना है कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व कब बढ़ा? तो वो है वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, जब धार्मिक अनुष्ठान होने लगे तो वो किसके द्वारा होने लगे? वो ब्राह्मण ही करवाने लगे, ऑफ कोर्स। तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व तब बढ़ा, और जादू टोने में भी विश्वास बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है कि जादू टोने का विश्वास कब बढ़ा, तो वो उत्तर वैदिक काल में, है ना, और वैदिक सभ्यता का है ये। और गोत्र प्रथा लिखा है आगे, बेटे के साथ शुरू होने वाली संतान, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए इस वीडियो को, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, सिर्फ देखना ही है। अब इतनी एनर्जी बची नहीं है कि बार बार मैं रिपीट करके बोलूँ। इतने इंटेलिजेंट तो सभी हैं, देख कर कर लेंगे याद। ये सिर्फ मेरा माध्यम है आपको, आप तक नोट्स पहुंचाने का। ओके, ठीक है, धन्यवाद, बाय।